So product of the day is liability insurance. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपको समझना होगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ लायबिलिटी इंश्योरेंस की आपकी क्लासेस बहुत कम हुई हैं या नहीं हुई हैं, शायद पहला ही लेक्चर हो, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। देखिए, व्हाट इज लायबिलिटी? First of all, try to understand what is liability. Liability means responsibility. Responsibility one person has towards another in the society. हम अगर एक सोसाइटी में रहते हैं तो आप मेरे लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, मैं आपके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। वो कैसे? मैं आपके राइट्स को इन्फ्रिंज ना करूँ, आप मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज ना करें। मैं आपको बॉडीली हार्म ना करूं, आपको प्रॉपर्टी डैमेज ना करूं, आप मेरे लिए ना करें। तो एक म्यूचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी में जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो कैसे अराइज होती है? बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और स्टैट्यूट, यानी कोई कानून है, कोई एक्ट है जो ये कहता है कि मेरा ये कानूनी हक है कि आप मुझे किसी भी तरीके की बॉडीली इंजरी नहीं पहुंचाएंगे या मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेंगे। ऐसा कोई राइट है जिसमें कि आपसे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद की जाती है और आपको अपने उस राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती जाती है ये लिटिगेशन बढ़ता जाता है, मुकदमेबाजी बढ़ती जाती है। एज दिस सोसाइटी प्रोग्रेसेस द लिटिगेशन इंक्रीजेस बिकॉज पीपल आर अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स। व्हेन दे नो व्हाट आर देयर लीगल राइट्स दे प्रिज्यूम दैट यू आर रेस्पॉन्सिबल. You will fulfill your responsibilities. If you are not, then you are legally liable. अब तक हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी की। यही लायबिलिटी फिर लीगल लायबिलिटी हो जाती है। अगर कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो लीगल लायबिलिटी है। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मायने क्या? कोई एक्ट है, कोई कानून है। अब जैसे पब्लिक लायबिलिटी एक्ट है, वो एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि आप किसी तरीके का किसी भी थर्ड पर्सन को अगर इंजरी करते हैं या बॉडीली हार्म करते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, तो यू आर लायबल। यू आर लायबल टू पे द कंपनसेशन। तो ये कानूनी या लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इस लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के कोर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस चीज से होती है? आप कोई मिस्टेक करें या कोई नेग्लिजेंस करें या कोई इनअप्रोप्रिएट एक्शन करें या कोई ऐसा मिस्टेक करें जिससे कि किसी को बॉडीली हार्म हो, बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज या फाइनेंशियल लॉस, तो क्या होगा? थर्ड पार्टी क्लेम फॉर दैट लॉस विद इन द पॉलिसी पीरियड। वो आपसे थर्ड पार्टी क्लेम मांग सकती है, कंपनसेशन मांग सकती है, क्योंकि आपकी लीगल लायबिलिटी है। अगर आपने किसी भी अपनी मिस्टेक से या किसी भी नेग्लिजेंस से या किसी इनएप्रोप्रिएट एक्शन से किसी को बॉडीली इंजरी की है, किसी को प्रॉपर्टी डैमेज किया है या फाइनेंशियल लॉस किया है, तो ही विल आस्क फॉर द कंपनसेशन बिकॉज यू आर लीगली लायबल टू पे। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में हैं तो भी, आप कोई फर्म है या कंपनी है तो भी। तो ये जो लीगल लायबिलिटी है ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। जनरल इंश्योरेंस के कुछ वर्टिकल्स में से लायबिलिटी सेगमेंट भी एक वर्टिकल है। जैसे आप देखते हैं मोटर इंश्योरेंस में बहुत सारी मोटर पॉलिसीज हैं, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में बहुत सारी इंजीनियरिंग की पॉलिसीज हैं, फायर इंश्योरेंस में कई सारी फायर पॉलिसीज हैं,
इसी तरीके से एक लाइबिलिटी सेगमेंट है, और लाइबिलिटी सेगमेंट में भी बहुत सारी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन बहुत सारी पॉलिसी। ये सारी की सारी पॉलिसीज 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और ये 2 सेक्शन है कैजुअलिटी लाइंस और फाइनेंशियल लाइंस। 2 सेक्शन होने का पर्पज क्या है? कैजुअलिटी लाइंस में वो पॉलिसीज हैं जो कि थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज कॉज करती हैं। जिन पॉलिसीज में थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज का क्लेम किया जा सकता है, उसको लेते हैं कैजुअलिटी लाइंस। दूसरी है फाइनेंशियल लॉस। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिनसे कि बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है? ये पॉलिसियाँ पब्लिक लायबिलिटी इंडस्ट्रियल, पब्लिक लायबिलिटी नॉन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल जनरल लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी। इन पॉलिसीज से बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज कैसे होगा? पब्लिक लायबिलिटी इंडस्ट्रियल के मायने हैं कोई ऐसी फर्म जहां पर कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता हो, आउटपुट होता हो, टर्नओवर होता हो। जैसे कि शूज बन रहे हैं, या कोई क्लॉथ बन रहे हैं, या कोई मेटल के आइटम बन रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल हो गया। नॉन इंडस्ट्रियल जहां पर कि प्रोडक्ट या आउटपुट या टर्नओवर तो नहीं होता, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उस सर्विसेज का टर्नओवर होता है। जैसे कि हॉस्पिटल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, ये नॉन इंडस्ट्रियल होगी। कॉमर्शियल जनरल लायबिलिटी में पब्लिक लायबिलिटी और प्रोडक्ट लायबिलिटी दोनों चीजें होती हैं, और प्रोडक्ट लायबिलिटी से भी बॉडीली इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको की गलती से आप खा गए या किसी को आपने खिला दिया, तो उसकी इंजरी भी हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज होती हैं वो कैजुअलिटी लाइंस में आती हैं। दूसरा सेक्शन है फाइनेंशियल लाइंस। लायबिलिटी सेक्शन की कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनमें कि द पॉलिसी होल्डर हैव टू पे द कंपनसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस, जैसे प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर डॉक्टर्स, प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर हॉस्पिटल्स, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी, साइबर क्राइम। These are the liability policies where financial losses can be claimed. तो 2 लाइनें होगी। All liability insurance policies are divided into 2 sections. One is casualty line where the compensation for bodily injury and property damage is payable. Second is financial lines where the third party financial loss is payable. That means there are lot of liability insurance policies, but they are divided or classified into 2 main sections. अब लायबिलिटी पॉलिसी का कंसेप्ट क्या है? किसी भी लायबिलिटी पॉलिसी में जो लायबिलिटी की लिमिट होती है वो AOA एंड AOY में डिवाइडेड होती है। हर लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड AOA और AOY होता है। AOA मीन्स एनी वन एक्सीडेंट, AOY मीन्स एनी वन ईयर। यही दोनों चीजें लिमिट ऑफ लायबिलिटी कहलाती हैं, यही लिमिट ऑफ इंडेमनिटी कहलाती हैं, यही सम इंश्योर्ड कहलाती हैं, और यही किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जिसने लायबिलिटी पॉलिसी इश्यू की है एग्रीगेट लायबिलिटी है। यानी एनी वन ईयर
किसी भी पॉलिसी की लायबिलिटी की एग्रीगेट लायबिलिटी और टोटल लिमिट है। तो AOY इज द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर फॉर ऑल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ ऑल इंसिडेंट ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। मान लिया मैंने जयपुर मेटल्स नाम की एक फर्म को पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी दे दी, उनके साल में 4 क्लेम आ गए। अब वो चारों के जो क्लेम की मैक्सिमम लिमिट है वो AOY को एक्सीड नहीं करेगी। एनी 1 ईयर की जो लिमिट सेलेक्ट इंश्योर ने सेलेक्ट की है अपने लिए, वो मेरी एज एन इंश्योरर फाइनल लिमिट है। उससे ज़्यादा के क्लेम मुझे पे करने नहीं पड़ेंगे। और किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट में या एक्सीडेंट में एनी 1 एक्सीडेंट की लिमिट लागू होगी। तो ये AOA या एनी 1 एक्सीडेंट जो है, इसका मतलब है ईच ऑकरेंस या पर क्लेम लिमिट। एनी 1 एक्सीडेंट इज द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर फॉर ऑल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ ए सिंगल एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट से या एक इंसिडेंट से मुझे कितना मैक्सिमम पे करना पड़ सकता है, ये मेरी AOA लिमिट डिसाइड करेगी, एनी 1 एक्सीडेंट। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज में 4 तरीके के रेशोज प्रेवलेंट हैं जो AOA और AOY को दिखाते हैं। ये हो सकते हैं 1:1, 1:2, 1:3 एंड 1:4। इसके अलावा कोई 5वां नहीं है। और दिस इज कॉमन फॉर ऑल द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया। अब आपको इस पॉलिसी के बारे में एक चीज बता देता हूँ। लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज का कोई टैरिफ नहीं है, यानी अनटैरिफ पॉलिसीज हैं। लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज के वर्डिंग्स कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। प्राइसिंग और एड ऑन कवर्स भी कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा, लेकिन जो एज पर पब्लिक लायबिलिटी एक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो लायबिलिटी की लिमिट कॉमन होगी। और ज़्यादातर केसेस लायबिलिटी इंश्योरेंस में कोर्ट डिसाइड करती है, क्योंकि आपके अगर अधिकारों का हनन होगा या आपको कोई बॉडीली इंजरी पहुंचाई जाएगी या प्रॉपर्टी डैमेज किया जाएगा, तो आप तो सीधा उस पर कोर्ट केस फाइल करेंगे। अगर ऐसे ही आप उससे क्लेम मांगते हैं तो हो सकता है वो दे या ना दे। कोर्ट केस में तो उसको देना ही देना पड़ेगा, और उतना देना पड़ेगा जितना कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर आप पुलिस केस भी करते हैं तो पुलिस उस पर एक्शन तो ले सकती है, लेकिन उससे कंपनसेशन आपको नहीं दिला सकती। तो ये 4 रेशो होते हैं, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। और इन चारों में से इंश्योर को कोई एक सेलेक्ट करना होता है। जैसे उसने एक सेलेक्ट किया तो एक ही में दोनों चीज़ें आ गई। एनी 1 एक्सीडेंट भी आ गया, एनी 1 ईयर की लिमिट भी आ गई। क्या है ये 1:1 और 1:4? क्या मतलब है इसका? ये जो रेशो हैं, these ratios represents amount, not the number of times of accident। ये नहीं दिखाते कि साल में 4 एक्सीडेंट हों या 3 एक्सीडेंट हों। ये अमाउंट दिखाते हैं कि एनी 1 ईयर की फाइनेंशियल लिमिट कितनी है और एनी 1 एक्सीडेंट की फाइनेंशियल लिमिट कितनी है। और ये 4 में से कोई सा एक सेलेक्ट करने होगा। इंश्योर सेलेक्ट करेगा, 4 के अलावा 5वां नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया कि लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी लिमिट ऑफ लायबिलिटी होती है या लिमिट ऑफ इंडेमनिटी होती है या सम इंश्योर्ड होता है, वो AOA और AOY के रूप में इंश्योर को सेलेक्ट करना होता है। और ये AOA और AOY 4 तरीके के हो सकते हैं, और ये अमाउंट को रेफर करते हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट को नहीं। कैसे? एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। मान लिया आपने कोई पॉलिसी बेची किसी फर्म को।
फर्म कोई भी हो सकती है, जैसे हिंडाल्को, बाटा, रेमंड, कोई भी हो सकती है। अब उन्होंने अपनी लिमिट सेलेक्ट की AOA AOY की 1:2। 1:2 में क्या रखा उन्होंने? एनी वन एक्सचेंज की लिमिट रखी 50 लाख। यानी किसी भी एक एक्सीडेंट के केस में उनकी लायबिलिटी 50 लाख से ज़्यादा नहीं आ सकती। ये एनी वन एक्सचेंज की लिमिट होगी। अब क्योंकि रेशो 1:2 का है तो एनी वन ईयर की लिमिट ऑटोमेटिकली इससे डबल होगी, वो हो गई 100 लाख या 1 करोड़। तो ये सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी डिसाइड होगी। जो इंश्योर्ड ने मांगा इंश्योरेंस कंपनी ने वो एग्री कर ली, क्योंकि ये तो इंश्योर्ड का राइट है कि वो अपना सम इंश्योर्ड कैसे डिसाइड करता है, किस रेशो में डिसाइड करता है। ऑप्शन वही है उसके पास, चार में से कोई सा एक सेलेक्ट करना है। अब बाय द वे इस पॉलिसी पर क्लेम आती है। पहली सिचुएशन में माना उसके एक ही पॉलिसी में एक ही साल में 3 क्लेम आए और तीनों 30 लाख के थे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझिएगा, मजा आएगा। उसने AOA AOY लिमिट ली 1:2, एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट ली 50 लाख, एनी वन ईयर की हो गई 1 करोड़। एक पॉलिसी में एक ही साल में 30 लाख के 3 क्लेम आ गए। तो इंश्योरेंस कंपनी तीनों क्लेम कैसे डील करेगी? इंश्योरेंस कंपनी ने देखा क्लेम है 3 लाख का, यानी एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट में है, 50 लाख से कम। एनी वन ईयर की लिमिट में भी है, 100 लाख से ऊपर नहीं है। पहला क्लेम पे कर दिया, दूसरा 30 लाख का है वो भी पे कर दिया, तीसरा आया वो भी पे कर दिया, क्योंकि 50 लाख से बड़ा तो कोई क्लेम था नहीं। और तीनों का टोटल मिलाया तो 90 लाख हुए, यानी 100 लाख की लिमिट भी अभी यूटिलाइज नहीं हुआ। 100 लाख तक के 1 करोड़ तक के क्लेम पेबल है। पहली सिचुएशन में तीनों क्लेम पेबल हो गए, सब्जेक्ट टू पॉलिसी डिडक्टेबल्स, जो भी उसमें कंपल्सरी एक्सेस वगैरह था वो काट के पे कर दिया। सिचुएशन सेकंड, उसमें 30 लाख के 4 क्लेम आए। दूसरे साल में पॉलिसी रिन्यू हो गई मान लीजिए, 30 लाख के 4 क्लेम आए। लिमिट यही है AOA और AOY की, 50 लाख AOA और 1 करोड़ AOY। इंश्योरेंस कंपनी ने फर्स्ट क्लेम 30 लाख का पे किया, सेकंड क्लेम भी 30 लाख का पे किया, थर्ड क्लेम भी 30 लाख का पे किया। अब उनके पास सम इंश्योर्ड बचा केवल 10 लाख, तो उन्होंने फोर्थ क्लेम केवल 10 लाख का पे किया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपनी एग्रीगेट लायबिलिटी से ज़्यादा का क्लेम तो पे करेगी, तो चौथा क्लेम 10 लाख का ही पे। सिचुएशन थर्ड, एक ही क्लेम आया पॉलिसी पर, लेकिन वो क्लेम 75 लाख का था। 1 क्लेम ऑफ 75 लाख रुपीज। What is the situation now? Insurance company settled the claim, paid the claim, but for 50 lakh rupees only. क्योंकि एनी वन एक्सीडेंट लिमिट कितना? 50 लाख। For one single claim, the limit will not exceed more than 50 lakh rupees. This limit is selected by the insured himself. तो तीनों अलग अलग सिचुएशन में क्लेम सेटलमेंट बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं। अगर सेकंड केस में टोटल सम इंश्योर्ड को एक्सीड कर रही है लायबिलिटी, तो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की लिमिट का ही पे होगा। थर्ड में अगर टोटल एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट को एक्सीड कर रही है लायबिलिटी, तो एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट का क्लेम पे होगा। और क्या कटेंगे इसमें से देखिए, और क्या टर्मिनोलॉजी है लायबिलिटी इंश्योरेंस की। सबसे पहला डिडक्टिबल यानी कंपल्सरी एक्सेस। लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज में कंपल्सरी एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। से फॉर एग्जांपल क्लेम का अमाउंट है 50 लाख का एक क्लेम है, उसमें 10 लाख की कंपल्सरी एक्सेस है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी?
10 लाख काट करके 40 लाख रुपीज पे कर देंगे, लेकिन वो क्लेम ट्रीट होगा 50 लाख का, यानी सम इंश्योर्ड में से 50 लाख माइनस होगा। दिस इज कंपल्सरी डिडक्टिबल। सेकेंड है टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स geographical region within which the claim incident must occur। क्या मतलब हुआ? इंडिया में जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो भी अपनी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती हैं उसमें टेरिटरी डिफाइन करके रखती हैं। द टेरिटरी विल बी geographical टेरिटरी या geographical रीजन विल बी इंडिया। In India, if any incident is taking place, the insurance company shall pay the compensation. तो territory means geographical region. Next is jurisdiction. Jurisdiction means what? Geographical region where a claim can be filed in the court. न्याय क्षेत्र का अधिकार। अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो केस फाइल किया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा? नॉर्मली कंपनीज इंडिया का जुरिडिक्शन रखती हैं। इन केस ऑफ एनी लिटिगेशन द ज्योग्राफिकल रीजन और द जुरिडिक्शन ऑफ विल बी द इंडियन कोर्ट। ये भी डिफाइंड होता है पॉलिसी में। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन होता है, और ये ऑप्शन होता है इंडिया हो सकता है, वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है। कुछ कंपनीज वर्ल्ड वाइड ऑप्शन तो ऑन डिमांड पे करती हैं, जो भी इसका प्रीमियम होता है वो प्रीमियम चार्ज करती हैं। वर्ल्ड वाइड ऑप्शन भी दे सकते हैं। और एक थर्ड ऑप्शन होता है वर्ल्ड वाइड बट एक्सक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा। वर्ल्ड वाइड बट एक्सक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा। अब एसजीआई नॉर्मली वर्ल्ड वाइड जुरिडिक्शन नहीं देती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा का ऑप्शन भी हो सकता है कभी कभार एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये तीनों ऑप्शन है टेरिटरी के लिए भी और जुरिडिक्शन के लिए भी, आइदर कन्फाइंड टू इंडिया और वर्ल्ड वाइड, और इफ नॉट वर्ल्ड वाइड देन एक्सक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा। वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा, ये तीनों ऑप्शन हो गए। इसको मैं आपसे को एक एग्जांपल से समझा दूं। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखिए। मान लिया एक टूरिस्ट इंडिया में आए और उनके साथ कोई इंसिडेंट हो गई, उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गई। अब वो इंडिया में जितना टाइम घूम रहे थे, क्योंकि टूरिस्ट थे, घूमने फिरने आए थे, घूम करके और चले गए, वापस चले गए। लेकिन वापस उन्होंने यूएसए में जाकर के, यूएसए से आए, यूएसए की कोर्ट में उस पर्सन के खिलाफ जिसने कि उनको डैमेज किया था या उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया था, उनके खिलाफ केस फाइल कर। यूएसए का एक टूरिस्ट इंडिया आया, इंडिया में घूमा फिरा, एक इंडियन पर्सन ने उसको डैमेज कर दिया, वो टूरिस्ट घूम फिर कर वापस यूएसए चला गया। यूएसए की कोर्ट में उसने उस इंडियन के खिलाफ केस फाइल किया। उस इंडियन के पास पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की इशू की हुई। अब देखिए इसमें टेरिटरी जुरिडिक्शन कैसे लागू। मान लिया वो मिस्टर टॉम है, उन्होंने मेरे खिलाफ मेरे से उसकी पत्थर से या किसी और चीज से उनकी बॉडी की इंजरी हो गई, खाने को प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। अब मेरे खिलाफ उन्होंने केस फाइल कर दिया। मेरे पास पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी है, उसमें डिफाइंड है टेरिटरी इंडिया, जुरिडिक्शन इंडिया। तो जब उन्होंने यूएसए की कोर्ट में मेरे खिलाफ केस फाइल किया, मैंने अपने इंश्योरर से वो कंपनसेशन क्लेम करने के लिए कहा कि इंश्योरेंस को कंपनसेशन पे किया जाए जो कोर्ट ने डिसाइड किया है, तो मेरी पॉलिसी ने मना कर दिया, क्योंकि
मेरी टेरिटरी इंडिया थी, ज्यूरिडिक्शन भी इंडिया है, मेरी पॉलिसी में वो क्लेम पेबल नहीं होगा। मान लिया मेरी पॉलिसी में टेरिटरी वर्ल्ड वाइड हो और ज्यूरिडिक्शन वर्ल्ड वाइड, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसने जो यूएसए की कोर्ट में केस फाइल किया और जो भी कंपनसेशन अवार्ड किया गया है वो मेरी टेरिटरी पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, ज्यूरिडिक्शन पर भी अप्लाई होता है, वर्ल्ड वाइड है, इसलिए क्लेम पेबल हो जाएगा। मेरा इंश्योरेंस पे कर देगा, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वाइड लाइबिलिटी कवर की। थर्ड सिचुएशन में मान लिया टेरिटरी तो इंडिया हो लेकिन ज्यूरिडिक्शन वर्ल्ड वाइड हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी इंसिडेंट तो इंडिया में होनी चाहिए, केस भले ही कहीं भी फाइल करो। अगर इंडिया में कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिससे लॉस या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है तो आप वर्ल्ड वाइड केस फाइल कर सकते हो। तो यहाँ टेरिटरी इंडिया हो गई, ज्यूरिडिक्शन वर्ल्ड वाइड हो गया, क्लेम पेबल हो गया, इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी। फोर्थ केस है मेरी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में जो दी गई उसमें टेरिटरी तो इंडिया है लेकिन ज्यूरिडिक्शन वर्ल्ड वाइड है, एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा। यानी यूएसए और कनाडा की कोई लायबिलिटी कवर नहीं होगी, रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज आर कवर्ड एंड द पर्सन हैज फाइल्ड द केस अगेंस्ट मी इन यूएसए, सो दिस क्लेम इज नॉट पेड। So this is a typical scenario which is defining the territory, jurisdiction and the claim status. Under what circumstances the claim will be payable and under what circumstances it is not. This will be decided by territory, jurisdiction provided under the policy. Territory and jurisdiction. अब इंश्योरेंस में पॉलिसी में लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स देखिए, एक सिंपल पॉलिसी पीरियड होता है जो कि नॉर्मल और पॉलिसीज का भी होता है। नॉर्मली 1 ईयर 12 मंथ्स, से सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 December 24, दैट्स ऑल। सो पीरियड फ्रॉम पॉलिसी इंसेप्शन डेट टू पॉलिसी एक्सपायरी डेट इज 1 ईयर। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी पीरियड। लेकिन लायबिलिटी पॉलिसीज में पिछले पॉलिसी पीरियड भी शामिल होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लायबिलिटी तो उस पॉलिसी पीरियड में आ गई लेकिन उनको पता अगले साल लगा या 2 साल बाद लगा, तो भी केस फाइल किया जा सकता है, क्लेम फिर भी पेबल होगा। ये कैसे काउंट होगा? ये होता है फर्स्ट पॉलिसी पीरियड से। मैं लायबिलिटी पॉलिसी ले रहा हूं 2021-2022 से, मैंने उसको रिन्यू कराया 22-23, 23-24, 23-24 भी चल रही है। तो पीरियड फ्रॉम पॉलिसी इंसेप्शन डेट यानी 22-23 ऑफ द फर्स्ट पॉलिसी टू पॉलिसी एक्सपायरी डेट, यानी मेरी पॉलिसी अभी 31 दिसंबर को एक्सपायर होगी। ये सारा पॉलिसी इंश्योरेंस पीरियड कहलाएगा और इस इंश्योरेंस पीरियड में भी कोई भी लायबिलिटी फर्स्ट पॉलिसी डेट से स्टार्ट होकर के आज तक की डेट में हुई है तो वो सब पेबल हो जाएगी। इसको कहते हैं इंश्योरेंस पीरियड। तो पहला तो था पॉलिसी पीरियड, दूसरा होता है इंश्योरेंस पीरियड, तीसरा रेट्रोएक्टिव डेट। ये रेट्रोएक्टिव डेट क्या है? वो डेट जिस डेट को इंश्योर ने पॉलिसी ली, पहली पॉलिसी, जैसे मैंने 22-23 में, और तब से मैं कंटिन्यूसली पॉलिसी अपनी कैरी कर रहा हूं। तो मेरे उस डेट से लेकर के आज तक की जितने भी पॉलिसीज हैं वो सब इंश्योरेंस पीरियड में आ गई। और क्लेम मेड बेसिस पर अगर मेरा कोई भी क्लेम होगा इस पीरियड में तो पेबल हो जाएगा। ये रेट्रोएक्टिव डेट कहलाती है, जो कि लायबिलिटी इंश्योरेंस में कवर होती है। ये फायर पॉलिसी में कवर नहीं होती, मोटर पॉलिसी में कवर नहीं होती, पीए पॉलिसी में कवर नहीं होती और किसी पॉलिसी में कवर नहीं होती, सिर्फ लायबिलिटी इंश्योरेंस में ही कवर होती है। मोटर इंश्योरेंस में आप पिछली पॉलिसी में कोई क्लेम फाइल करेंगे जो कि एक्सपायर हो चुकी है तो उठा के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पॉलिसी एक्सपायर्ड, रिस्क एक्सपायर्ड।
ये रेट्रोएक्टिव डेट लायबिलिटी पॉलिसी में कवर होती है। इसके साथ एक और चीज कवर होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड और डिस्कवरी पीरियड। यानी जो पॉलिसी चल रही है उसमें जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उसके बाद भी 30 डेज का एक्सटेंडेड पीरियड दे दिया। पॉलिसी एक्सपायर हो गई लेकिन उस एक्सटेंडेड पीरियड में भी अगर कोई क्लेम हो गया तो वो भी कवर्ड है, चाहे आपने पॉलिसी रिन्यू नहीं कराई। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो 2010 1 जनवरी से पॉलिसी ले रही है। उन्होंने लगातार 3 साल पॉलिसी ली, 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2012, 12 से 12 लगातार 3 साल पॉलिसी ली और सब में एक्सटेंडेड पीरियड था। अब मानिए 31 दिसंबर 2012 को वो पॉलिसी खत्म हो गई, लेकिन उसके 10 दिन बाद उसमें कोई लॉस हो गया और उसका क्लेम फाइल कर दिया इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को पे करेगी क्योंकि वो जो एक्सटेंडेड पीरियड है 30 डेज का उसमें भी लायबिलिटी कवर्ड है। सिंस द पॉलिसी हैज ए 30 डेज एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड द क्लेम इज पेएबल। तो ये पीरियड कैसे काउंट होता है? जिस फर्स्ट डेट से पॉलिसी ली, यहाँ एक्सपायर हो गई, फिर रिन्यू की, फिर एक्सपायर हो गई, फिर रिन्यू की, एक्सपायर हो गई, तो जो पीरियड चलता जा रहा है दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पीरियड, और ये इंडिविजुअल कहलाता है पॉलिसी पीरियड। इसके बाद भी अगर कोई डिस्कवरी हुई है 30 डेज के अंदर तो भी वो कवर्ड है। अब लायबिलिटी इंश्योरेंस में 2 तरीके के क्लेम होते हैं, क्लेम मेड एंड रिपोर्टेड और ऑकरेंस बेस्ड। अब क्लेम मेड एंड रिपोर्टेड कैसे होते हैं? बड़े सिंपल एग्जांपल से समझिए। क्लेम मेड पॉलिसी यानी लॉस अकरिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंश्योरेंस बट क्लेम बीइंग फर्स्ट मेड ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड। मेरी अगर 3 साल की पॉलिसी चल रही है तो वो तो इंश्योरेंस पीरियड कहलाएगा, और जो करंट पॉलिसी चल रही है वो पॉलिसी पीरियड कहलाएगा। अब क्लेम तो मेरे पॉलिसी पीरियड में हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन इंश्योरेंस पीरियड में हुआ है पिछले वाले में तो देखा जाएगा कि पेबल है क्योंकि इंश्योरेंस पीरियड की लायबिलिटी भी कवर्ड है तो पेबल हो गया। कैसे? देखिए, एक लॉस हुआ मई 5, 2009, लेकिन इसको 1 साल बाद रिपोर्ट किया गया 10 मई 2010। हालांकि पॉलिसी 1 जनवरी 2009 से चल रही थी, जो कि 1 जनवरी 2010 में दोबारा रिन्यू हुई, और ये रिन्यू होकर 31 दिसंबर 2010 तक चली। तो फर्स्ट पॉलिसी तो जनवरी 1 2009 से ही शुरू हो गई, उसी में एक क्लेम हुआ मई 5 को। तो इसमें अगर ये उनकी नोटिस में नहीं आया, पॉलिसी एक्सपायर हो गई तो कोई बात नहीं, पॉलिसी कंटिन्यूसली रिन्यू हो गई। अगले साल इन्होंने अगली पॉलिसी में क्लेम को रिपोर्ट कर दिया तो भी पॉलिसी पीरियड कंटिन्यू है, इसमें भी लायबिलिटी कवर हो जाएगी। तो इस पॉलिसी पीरियड का क्लेम नहीं है, लेकिन पीरियड ऑफ इंश्योरेंस का क्लेम है। करंट पॉलिसी के पीरियड में क्लेम नहीं हुआ है, क्लेम तो पहले ही हो चुका लॉस, लेकिन इंटीमेट बाद में किया है, डिस्कवर बाद में हुआ है, रजिस्टर बाद में कराया गया तो भी पेबल है। दिस इज कॉल्ड क्लेम मेड बेसिस। सेकेंड है ऑकरेंस बेस्ड। इसमें क्या होता है? फ्यूचर डेट का होता है। वो कैसे? सेम एग्जांपल, लॉस हुआ है मई 5, 2010 को, रिपोर्ट किया है 1 साल बाद मई 10, 2011। पॉलिसी स्टार्टिंग डेट जनवरी
तो एक 2010 से है, यानी कि पॉलिसी पीरियड में ही कवर। पॉलिसी एक्सपायर हो रही है दिसंबर 31 को 2010। तो लॉस भी पॉलिसी पीरियड में कवर्ड है, पॉलिसी भी चल रही है, लेकिन इस पॉलिसी में वो रिपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी नॉलेज में नहीं आया। अगले पॉलिसी पीरियड में उन्होंने रिपोर्ट किया मई 10, 2011 को, तो भी क्लेम पेबल होगा, और ये क्लेम ऑकरेंस बेस्ड पॉलिसी कहलाएगा। ये जो क्लेम मेड पॉलिसी से डिफरेंट है। अब एसबीआई की लायबिलिटी पॉलिसीज हैं क्या, कितनी है, कौन सी है? प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी फॉर डॉक्टर्स, errors and omission for medical establishment or hospitals, professional indemnity insurance for engineers, architects and interior decorators, chartered accountant, financial accountant, management consultant, lawyers, advocates, solicitors, counsels, ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी होगी। और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ओनली, जिसमें से प्रैक्टिकल लायबिलिटी कवर होती है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस नॉन इंडस्ट्रियल, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, कमर्शियल जनरल लायबिलिटी ऑकरेंस, ये सारी पॉलिसीज हैं, वी आर इशूइंग देम। आप इनमें से कोई भी सेल करेंगे वो पॉलिसी कंपनी इशू करेगी। नॉन एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, जिसको वर्कमैन कंपनसेशन भी बोलते हैं आप, और कैरियर्स लीगल लायबिलिटी CLL। अब इसमें जिनके आगे C लिखा है वो है कैजुअलिटी लाइंस की, और जो F लिखा है वो है फाइनेंशियल लाइंस की। तो दीज ऑल लायबिलिटी पॉलिसीज आर सेलेबल। अब कौन सी पॉलिसी में क्या कवर होता है ये मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, जिससे आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लिया एक कंपनी ने टायर बनाया, जैसे डनलप कंपनी है, उसने टायर बनाया, लेकिन वो टायर डिफेक्टिव था, उसकी अलाइनमेंट सही नहीं थी। गाड़ी में लगा के चला तो गाड़ी हिलती जुलती गई और ड्राइवर की डेथ हो गई। तो ये क्या प्रोडक्ट डिफेक्ट है। इसकी लायबिलिटी कौन सी पॉलिसी में कवर होगी? प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरा वो होटल है, उसमें कोई गेस्ट आया और वो गेस्ट सेकंड फ्लोर से उतर रहा था, तो उसका नीचे फ्लोर पे गीला था, पैर स्लिप हो गया और गिर गया और उसका पैर टूट गया। अब वो गीला फ्लोर है तो मेरे ऊपर उसने केस फाइल कर दिया। तो ये लायबिलिटी कौन सी पॉलिसी में पे होगी? पब्लिक लायबिलिटी। और CGL क्यों? कमर्शियल जनरल लायबिलिटी में 2 तरीके की पॉलिसी शामिल होती हैं, पब्लिक लायबिलिटी एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो दोनों के साथ, पब्लिक लायबिलिटी के साथ भी और प्रोडक्ट लायबिलिटी के साथ भी CGL लिखा हुआ है। ये CGL एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पॉलिसी। थर्ड एग्जाम्पल, बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, जिसमें से 2 आदमी दब के हाथ पैर टूट गए, एक की डेथ हो गई। ये क्यों हुआ? डिजाइन डिफेक्ट था कंस्ट्रक्शन में, डिजाइनिंग सही नहीं की गई थी और एक साइड उसकी इम्बैलेंस हो गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। अब ये किसकी गलती है? प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर इंजीनियर्स और रिकंस्ट्रक्शन एंड अदर फाइनेंशियल लॉसेस, यानी कि जो बिल्डर था या जो इंजीनियर था जिसकी रिस्क कवर थी प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी में, वो पॉलिसी एक कंपनसेशन पे करेगी। फोर्थ एग्जाम्पल, मेरी फैक्ट्री या फैक्ट्री में पॉइजनस गैस लीक हो गई, बहुत हैजार्डस गैस है और लीक हो गई, उससे सराउंडिंग में 2-4 से लोगों की डेथ हो गई। तो क्या होगा? केस फाइल होगा मेरे खिलाफ। मेरी पब्लिक लायबिलिटी एक्ट में भी लायबिलिटी है, पब्लिक लायबिलिटी
इंडस्ट्रियल में भी लायबिलिटी है, कॉमर्शियल जनरल लायबिलिटी में भी लायबिलिटी है। तीनों पॉलिसी कंपनसेशन पे करेंगे, तीनों में से जो भी होगी। और लास्ट एग्जांपल देखिए, रॉन्ग ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर। दाएं घुटने में दर्द था, उसने बायां घुटना चेंज कर दिया, नी रिप्लेसमेंट कर दिया। रॉन्ग ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर लेड टू डेथ ऑफ ए पेशेंट, उसको वैसे डेथ भी होगी। ये लायबिलिटी किस पे कवर है? प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर डॉक्टर्स। और अगर हॉस्पिटल को दे रखी है तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर हॉस्पिटल्स। तो इस तरीके से जो पॉलिसी से रिलेटेड रिस्क है वो उसी पॉलिसी में पेबल होगी। ऐसा नहीं है कि गैस लीकेज से डेथ हुई है और प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी पे करेगी, नहीं। ये रिस्क पब्लिक लायबिलिटी में कवर्ड होगी, सीजीएल में कवर्ड होगी, वही पॉलिसी पे करेगी। आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताते हैं। आपने सुना होगा 2 दिसंबर की नाइट को 1984 में, आज से एग्जैक्टली 40 ईयर्स बिफोर, 40 साल पहले, भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड्स का प्लांट था। भोपाल यानी कैपिटल ऑफ एमपी। उसमें 2 दिसंबर की नाइट को उस प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई। ये बहुत ही पॉइजनस गैस थी। 5 लाख से ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए। कितने लोगों की डेथ हो गई। हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस मेड इट्स वे इनटू एंड अराउंड दी स्मॉल टाउन्स लोकेटेड नियर द प्लांट। उसके आसपास के एरिया में जिन लोगों को दम घुट गया, मर गए, बीमारियां हो गई। 2 दिसंबर की नाइट को 1984 में इंडिया में, भोपाल में, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स इंडिया का एक्चुअल प्लांट था और ये इंसिडेंट एक्चुअल है। क्या हुआ? तब तक तो पब्लिक लायबिलिटी एक्ट था भी नहीं। ये तो 1984 की बात है। उसके बाद ये एक्ट बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991। उसमें कंपनसेशन देने का प्रोविजन किया गया है। तब से इस एक्ट के तहत जो पॉइजनस और हजारडस सब्सटेंस यूज करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनका इंश्योरेंस कंपलसरी हो गया। तो पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी किसको चाहिए? All those entities who are dealing in manufacturing, processing, treatment, packaging, storage, transportation of hazardous material can be approached for PL Act. As per law इनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनको लेनी चाहिए क्योंकि लायबिलिटी आती है तब करोड़ों में आती है। और जो सर पब्लिक लायबिलिटी एक्ट पॉलिसी है उसमें लायबिलिटी डिसाइडेड है। जैसे AOA, AOY है, where AOA mean minimum has to be equal to the paid up capital। 50 लाख की है मान लिया, या यूं कहे 5 करोड़ की पॉलिसी दी, एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट, तो उसका एनी 1 ईयर ऑटोमेटिकली 1:3 में 15 करोड़ हो जाएगा। अब इसमें आप सारी प्रीमिसेस भी कवर्ड हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन भी कवर्ड हो जाएगा, डिडक्टिबल भी अप्लाई हो जाएगा, ट्रिगर भी कवर करेगा, और करंट मेड और क्लेम मेड दोनों चीज़ें शामिल हो जाएंगी। लेकिन इसका जो प्रीमियम लिया जाएगा उसका टर्नओवर बेसिस पर, पेड अप कैपिटल बेसिस पर और लिमिट ऑफ इंडेमनिटी जो भी सेलेक्ट की जाएगी उसके बेसिस पर लिया जाएगा। इसमें प्रीमियम के साथ साथ एक और प्रीमियम लिया जाता है जिसको बोलते हैं हम एनवायरमेंट रिलीफ फंड, जो कि इक्वल टू द प्रीमियम अमाउंट होता है। सिर्फ PLI एक्ट में लायबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि वो एक्ट की लायबिलिटी आज भी रिवाइज नहीं हुई है। डेथ के केस में 25,000 रुपये पर पर्सन, मेडिकल एक्सपेंसेस में 12,500 रुपये पर पर्सन, इंजरीज में भी 12,500 रुपये पर पर्सन, लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में 25,000 रुपये। प्रॉपर्टी डैमेज केवल 6,000, लॉस ऑफ वेजेस तो 1,000 रुपीज पर मंथ।
ये एज पर एक्ट प्रोविजन थी। पब्लिक लाइबिलिटी नॉन इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी होगी, पब्लिक लाइबिलिटी नॉन इंडस्ट्रियल भी होगी। लेकिन मैं आपको लाइबिलिटी इंश्योरेंस के कुछ एक एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरीके से लाइबिलिटी आएगी। आपने एक एग्जांपल देखा भोपाल का। दूसरा एग्जांपल भी आपने सुना होगा, उपहार सिनेमा ट्रेजेडी। जो भी आप में से दिल्ली के हैं वो लोग जानते हैं कि दिल्ली में एक उपहार सिनेमा हॉल था जिसमें कि 13 जून 1997 को 3 से 6 वाले शो में, ये उपहार सिनेमा ग्रीन पार्क दिल्ली में है, बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी और सिनेमा हॉल में आग लग गई। उस आग में 59 पीपल डाइड ड्यू टू सफोकेशन। 103 वर सीरियसली इंजर्ड इन द रिजल्टिंग स्टैम्पीड। भगदड़ मच गई, 103 सीरियसली घायल। लेकिन ये 1997 का है, तब तक पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट बन चुका था। तो उपहार सिनेमा की 25 करोड़ की लाइबिलिटी आई, जो कि उन्हें उनको देनी पड़ी जिनकी डेथ हो गई थी, उनके फैमिली मेंबर्स को और विक्टिम्स को। इसी तरीके की एक इंसिडेंट जयपुर में भी। आप में से कुछ पुराने लोग जानते हो, जयपुर में श्री राम जनरल इंश्योरेंस के कॉर्पोरेट ऑफिस के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग इंडियन ऑयल का टर्मिनल है था। उसमें 29 अक्टूबर 2009 को उसमें बहुत सारे टैंकर्स थे जिनमें कि डीजल पेट्रोल भरे रहते थे और फिर यहाँ से सप्लाई होते थे, जो कि डिपोज को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड किए जाते थे। उनके एक टैंकर में आग लग गई और वो आग ऐसे लगी जैसे कि बम ब्लास्ट हुआ हो, टैंकर फट गया। इतने जोरों की आग कि वो डिस्टेंस पर जितने टैंकर बने हुए थे, एक से दूसरे में लगी, दूसरे से तीसरे में लगी, तीसरे से चौथे में लगी, इस तरीके से जितने टैंकर थे सब धू धू करके जल के राख हो गए। ये फायर 11 डेज तक कंटिन्यू चलती रही। एरिया में कर्फ्यू लगा था, 11 लोगों की डेथ हो गई और सारा टर्मिनल क्लोज हो गया। हमारे ऑफिस में भी नुकसान हुआ, आसपास के सारे एरिया में नुकसान हुआ, डेथ भी हो गई। ये सारी लाइबिलिटी पब्लिक लाइबिलिटी में कवर्ड थी और उनको कंपल्सेशन देना पड़ा। इसी तरीके से छोटे मोटे केसेस भी होते हैं, जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, लेटेस्ट केस एक मैगी का केस हुआ था और प्रोडक्ट लाइबिलिटी का केस था। अखबारों में, मीडिया में खबर आ गई कि मैगी में लेड यानी शीशा मिला होता है, जो खाने में अनसेफ है, बॉडी में जाके नुकसान करता है। कोर्ट में केस फाइल हुआ तो उसके मैन्युफैक्चरर्स ने भी एग्री किया कि कुछ परसेंटेज है, लेकिन कोर्ट से क्या डीलिंग हुई, पॉलिटिकल मामला बन गया, कोई हार्ड सा डिसीजन नहीं हुआ, बैन लिफ्ट कर लिया गया और मैगी आज भी मार्केट में बिक गई। वही मैगी है। रिसेंट केस है तो ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जो कि प्रोडक्ट्स की वजह से होते ही रहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक कोलकाता के हॉस्पिटल में आग लगी थी, उसमें धुआं भर गया पूरा और वो सारे बेसमेंट में फैल गया। सेंट्रल एसी की डक्टिंग में आग लगी थी, 89 पर्सन्स की डेथ हुई। पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट में लाइबिलिटी कवर कंपनसेशन पेबल होगी। इसी तरीके से दिल्ली में एक लिफ्ट क्रैश हो गया, एक पर्सन की डेथ हो गई। लिफ्ट मैन्युफैक्चरर के खिलाफ केस किया गया, 10 मिलियन का कंपनसेशन देना पड़ा। तो ये कुछ पब्लिक लाइबिलिटी केसेस।
और पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी हो जाती है। अब आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन?